हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके की चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराई जा रही है, जिसमें लगभग 9000 प्लस हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 17 तक मैंने एक एक घंटे का वीडियो बना दिया है और उसको प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है अगर झारखंड स्पेशल की, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी, और यदि आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो भी आप यकीन मानिए आपकी 95% तैयारी जो है एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर वाइज आप अगर मेरे साथ कर देते हैं तो हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 18 का पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो गर्म जल कुंड से लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पहला टॉपिक जो कवर करेंगे गर्म जल कुंड को ही कवर करेंगे, फिर उसके बाद झारखंड की मिट्टी को देखेंगे, फिर कृषि को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूरजकुंड जलकुंड जो है ये सर्वाधिक झारखंड का गर्म जलकुंड है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूरजकुंड है। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इस कुंड की सतह का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस जो कि फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर 5 कुंडों का नामकरण सूर्य कुंड, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड के रूप में किया गया है। इसके परिसर में माता बिरंची देवी एवं 8 घोड़ों पर सवार भगवान भास्कर की प्रतिमा भी है। इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड पूछा जाए तो याद रखिएगा। अगला है कि तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में है। तो तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा ये धनबाद जिले में है। तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड धनबाद जिले में दामोदर नदी पर स्थित है। तेतुलिया स्थित जो गर्म जलकुंड है ये धनबाद जिले में किस नदी पर, दामोदर नदी पर स्थित है। अगला है तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो तातापानी गर्म जलकुंड की बात करें दोस्तों तो ये लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पे, लातेहार जिले के, याद रखिएगा, बरवाडीह प्रखंड में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आपको मिलान करना है, एक तरफ गर्म जलकुंड दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो अभी आपने देखा ततोई गर्म जलकुंड की बात करें तो ये दुमका में है। कहाँ पे है, दुमका में है। वहीं बारामसिया अगर गर्म जलकुंड की बात करें तो बारामसिया गर्म जलकुंड जो है ये पाकुड़ में है। और सूरजकुंड जलकुंड की बात करें तो सूरजकुंड जलकुंड ये हजारीबाग में अपना स्थित है। वहीं तातापानी की बात करें तो लातेहार में स्थित है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तातालोई दुमका में और बारामसिया पाकुड़ में। सूरजकुंड की बात करें तो हजारीबाग में, और तातापानी की बात करें तो लातेहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो दुआरी गर्म जलकुंड की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे कि ये चतरा जिले में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है। अगला है अपना कि कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। कावा गर्म जलकुंड की बात करें तो कावा गर्म जलकुंड ये हजारीबाग में स्थित है। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। और हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। यह बराकर नदी पर भी स्थित है। तो कावा गर्म जलकुंड ध्यान रखिएगा हजारीबाग जिले में स्थित है, और हजारीबाग जिले में ही हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड भी स्थित है। और सूरजकुंड जलकुंड जब सूरज
सूरज कुंड जल कुंड की गर्म जल कुंड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सूरज कुंड जल कुंड कहाँ पे है तो ये भी हजारीबाग में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि गर्म जल कुंड एक तरफ फिरजीदा दिया हुआ है। तो टाइगर जल कुंड की बात करें तो टाइगर जल कुंड अभी बोला हजारीबाग में है तो हजारीबाग से मैच कर दीजिए। तो तेतुलिया की बात करें तो अभी बोला दुमका में है, सॉरी तेतुलिया की अभी बात कर रहे थे तो ये धनबाद में है तो धनबाद से मैच कर दीजिए। टाइगर हजारीबाग में, तेतुलिया धनबाद में। और 12 झरना की बात करें तो 12 झरना दुमका में है। और शिवपुर सोता की बात करें तो पाकुड़ में है, शिवपुर सोता पाकुड़ में, 12 झरना दुमका में। और टाइगर अगर गर्म जल कुंड की बात करें तो हजारीबाग में, और तेतुलिया की बात करें तो धनबाद में। तो इस तरह से अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। टाइगर गर्म जल कुंड हजारीबाग में, तेतुलिया की बात करें धनबाद में, 12 झरना की बात करें तो दुमका में, और शिवपुर सोता की बात करें तो पाकुड़ में। अगला है कि लाड लाउदह, शिवपुर और बरमसिया गर्म सोता किस जिले में स्थित है? लाड लाउदह, शिवपुर एवं बारमसिया गर्म सोता किस जिले में स्थित है? तो ये पाकुड़ में है। किस में है? पाकुड़ में। तो लाड लाउदह, शिवपुर और बरमसिया गर्म सोता पाकुड़ जिले में स्थित है। वहीं चरक खुर्द गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो चरक खुर्द गर्म जलकुंड ये धनबाद जिले में स्थित है। चरक खुर्द गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा कि ये धनबाद जिले के टुंड्रू के पास चरक खुर्द गांव में स्थित है। यह बराकर नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टी। तो झारखंड की मिट्टी का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया धरातल की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं और इनका निर्माण जैविक अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। तो पहला कथन सही हो गया। पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा दर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि भोजन निर्माण की प्रक्रिया में मृदा का प्रमुख योगदान होता है। तो ये दूसरा भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह झारखंड की मुख्य मिट्टी है, ध्यान रखिएगा, झारखंड की मुख्य मिट्टी लाल मिट्टी है। यह मिट्टी झारखंड के लगभग 90% भागों में पाई जाती है। झारखंड में लाल मिट्टी की प्रचुरता राजमहल उच्च भूमि एवं दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र के अलावा सभी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग बॉक्साइड एवं फोरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? तो बॉक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड का मिट्टी में होना इसका मुख्य कारण है। झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग और कोडरमा ये दोनों जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में, जबकि लाल काली मिश्रित मिट्टी धनबाद के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। झारखंड के लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह झारखंड की अधिकांश भाग में पाई जाती है। छोटा नागपुर का 90% भूभाग इस मिट्टी से आच्छादित है। बिल्कुल सही बात है। इसका विकास आर्कियन काल की चट्टानों में विशेषकर आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है, ये भी सही है। वहीं हम बात करें तीसरा की, तो लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ह्यूमस के कम अंश पाए जाते हैं, जबकि पोटास का
अंश अधिक मिलता है, जिस कारण यह कम उपजाऊ है। तो बिल्कुल ये तीसरा भी कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही हो गया। सामान्यतः इसका रंग लाल होता है, जिस कारण इसे लाल मिट्टी कहते हैं। मोटे अनाज, मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल इत्यादि की कृषि इस मिट्टी में संभव है। तो सभी के सभी कथन ये सत्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो अभी देखा कि झारखंड में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण मिट्टी धनबाद में पाई जाती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी की बात करें तो ये राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। कहाँ पे? राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण, ध्यान रखिएगा कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। झारखंड, इस काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण हुआ है। इस मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें गीली होने की स्थिति में चिपचिपी एवं सूखने पर दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रेगुर या काली कपास की मिट्टी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का विकास मुख्यतः राजमहल क्षेत्र में हुआ है। तो बोला जाए कि काली मिट्टी जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? तो पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग पीला से धूसर होता है। पीले से धूसर इस मिट्टी का रंग होता है, पीली मिट्टी का। और ये पीली मिट्टी की बात करें तो पलामू में पाई जाती है। कहाँ पे? पलामू में पाई जाती है। इसका उर्वरता मध्य से उच्चतर स्तर का होता है और ये उर्वर होता है, ये मध्य से और उच्चतर स्तर तक इसकी उर्वरता होती है। अगला है कि झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र हैं। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, ये सब जो है लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र हैं। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम है। इसमें लौह ऑक्साइड की उर्वरता होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसून, जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण होती है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। झारखंड के काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। झारखंड में राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इसका विकास मुख्य रूप से हुआ है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा ये बोला गया कि इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाए जाते हैं। तो दूसरा भी कथन सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थों की कमी इस मिट्टी की विशेषता है, जबकि पोटाश, चूना, एल्युमिनियम कार्बोनेट की दृष्टि से यह धनी है। तीसरा भी कथन सही है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। अर्थात सभी के सभी अपने कथन यहाँ पे सत्य हो गए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज एवं पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है कि बलुई मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से
कथनों में कौन सा कथन सही है बलुई मिट्टी के बारे में? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि इसका विस्तार धनबाद एवं पूर्वी हजारीबाग में हुआ है, सही है। इस मिट्टी में लाल पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, ये दूसरा भी कथन सही है। तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है? तो हजारीबाग। झारखंड में हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में चमकती हुई मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में अभ्रक का अंश पाया जाता है। अगला है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होती है और यह मिट्टी कम उपजाऊ मानी जाती है। अगला है कि झारखंड के जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लेते हैं। झारखंड के जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है इसका विस्तार क्षेत्र संथाल परगना है और यह झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विस्तार नहीं हुआ है, तो ये सही है। दूसरा है कि इस मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कम उर्वर मिट्टी अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी एवं अधिक उर्वर मिट्टी अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है, ये दोनों सही हो गए। धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। धान एवं गेहूं के लिए यह अत्यंत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो 1 2 3 4 ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के मृदा के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मृदा के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चिकनी मिट्टी, केवाल, चिट्टी, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। झारखंड के मृदा के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चिकनी मिट्टी, केवाल, चीटा, नागरा, गोबरा, हलमाद, हासा। बिल्कुल ये सारे झारखंड की मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। दोमट मिट्टी, खेरसी, चरका, लोबो और बाल सुंदर और आराहासा। तो दोमट मिट्टी को झारखंड में अलग अलग जगहों पे खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और आराहासा बोला जाता है, ये भी सही है। बलुई दोमट मिट्टी को बाला, गोरिस, जारिया और गीटा लहासा बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के टांड एवं दोन भूमि के भी ग्रामीण जनता स्थानीय नाम से जानती है। झारखंड के टांड एवं दोन भूमि को भी ग्रामीण जनता स्थानीय नाम से जानती है। पहला है कि टांड ऊंच भूमि को बारी, दिहार, भीठा और बहारसी। बारी, दिहार, भीठा और बहारसी ये टांड को यानी ऊंच भूमि को बोला जाता है स्थानीय भाषा में। वहीं दोन निम्न भूमि को स्थानीय भाषा में कनारी, चौरा, जाह, घोगरा और बहियार और गढ़ा बोला जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों झारखंड के कृषि से क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि को संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन का आधार भी माना जाता है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि को संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन का आधार भी माना जाता है, बिल्कुल सही है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग
22.7% भूमि में कृषि की जाती है, ये भी सही है। और राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 76% ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये भी सही है। और राज्य की कुल श्रम क्षमता का 66.85% आबादी कृषि पर निर्भर है, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में कृषि पिछड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण बताया जाता है। झारखंड में कृषि पिछड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण बताया जाता है। तो मुख्य कारण क्या बताया जाता है? तो पहला है कि गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा का अभाव। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। और भूमि का उचित प्रबंधन न होना, बिल्कुल ये भी सही है। कृषि आधारित उद्योग धंधों का उचित विकास न होना, और वहीं व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने में आनाकानी, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सत्य होगा। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य भूमि है। अगला है अपना कि झारखंड के खाद्य फसल मक्का उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खाद्य फसल मक्का उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि मक्का झारखंड में धान के बाद दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में होता है, तो बिल्कुल पहला कथन सत्य है। राज्य में मक्का की खेती 2,84,000 हेक्टेयर में की जा रही है। वर्ष 2017-18 में 5,67,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ, तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो आंसर याद रखिएगा 23%। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग किया जाता है और झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। अगला है कि झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये सभी की सभी फसलें जो है वो झारखंड में उगाई जाती है। झारखंड में खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। वहीं रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च तक काट ली जाती हैं। और जायद की बात कर लें तो जायद ध्यान रखेंगे कि जायद मार्च के मध्य में बोई जाती है और जून तक इसको काट दिया जाता है। अगला है कि झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता 46 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड में कुल 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। अगला है कि झारखंड के खाद्य फसल गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खाद्य फसल गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि धान एवं मक्का के बाद गेहूं राज्य की तीसरी मुख्य फसल है, बिल्कुल सही है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, ये भी सही बात है। और इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य में गेहूं उत्पादन का सर्वाधिक 27% भाग पलामू जिले के अंतर्गत होता है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हैं, यानी अपना दोनों के दोनों कथन स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन है। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 22 लाख मीट्रिक टन। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। अगला है
कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, धान। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड की मुख्य फसल, ध्यान रखिएगा, धान है। क्या है, झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान फसल बोई जाती है और झारखंड में धान उत्पादन की क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और धान का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड के खाद्य फसल चना के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के खाद्य फसल चना के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चना के संदर्भ में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला अग्रणी है, सही है। राज्य में चने और अरहर के अलावा उड़द, कुल्थी, खेसारी आदि दलहनी फसलों की खेती की जाती है, ये भी सही है। तो ओवरऑल पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो झारखंड में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में तिलहन तथा दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। अगला है अपना कि झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो हजारीबाग। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला, ध्यान रखिएगा, हजारीबाग जिला है। अगला है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहते हैं। जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशों को क्या कहते हैं, तो मेस्टा कहते हैं। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को मेस्टा के नाम से जाना जाता है। आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है। आलू के उत्पादन में झारखंड का हजारीबाग जिला अग्रणी है। कौन सा, हजारीबाग। गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिले में ही होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये पलामू में। झारखंड में जौ, गेहूं और मक्का, ध्यान रखना है कि झारखंड में जौ, गेहूं और मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो पलामू है। कौन सा, पलामू है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम आपका होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ आपको पूरे वीडियो को देखना है। अगला है कि झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है, तो 80% भाग। झारखंड के कुल जल संसाधन का 80% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 80% भाग सतही जल से संबंधित है। अगला है कि झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत, झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भूमिगत जल से संबंधित है। तो याद रखिएगा झारखंड के कुल जल संसाधन का 20% भाग भूमि जल से संबंधित है। कितना प्रतिशत, 20% भाग भूमि जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 20% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। अगला है कि झारखंड के कुल सिंचित भाग के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। तो झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है, तो ये 72.32% भाग पर। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 72.32% भाग पर सतही जल द्वारा तथा 27.68% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला है कि झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, तो 13%। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड
झारखंड के सिंचाई का आधुनिक साधन नहरों का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सिंचाई के आधुनिक साधन नहरों का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है की बात करें तो पहला बोला गया यह सिंचाई का आधुनिक साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 2% है। दूसरा है कि झारखंड के सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा सिंचाई की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे 37% भाग पर। कितना? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 37% भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है और झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजनाएं झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं की बात करें तो 3 हैं। झारखंड राज्य में 3 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, कांची रांची में, अजय बराज देवघर और जामताड़ा में और चांदन गोड्डा में। अगला है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचित की जाती है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई करी जाती है? तो 30% भाग पर। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 30% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में होती है। कहाँ पे? देवघर जिले में। अगला है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो 8.28%। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 8.28% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई करी जाती है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में होती है। अगला है कि झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया यह सिंचाई का धरातलीय साधन है। तालाब का निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है। बिल्कुल पहला सही है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 22% है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में होती है, ये तो सही है, लेकिन 22% नहीं होगा। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 30% है। कितना है? 30% है और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में होती है। तो इस तरह से ये 22% दिया है तो गलत हो जाएगा। सही जो है वो 30% होना चाहिए। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई हैं? तो झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई हैं? तो 111। झारखंड में 111 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई हैं। झारखंड के सिंचाई के साधन में कुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सिंचाई के साधन में कुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कुओं के संदर्भ में अगर कथन की बात करें तो ध्यान रखेंगे पहला है कि यह सिंचाई का परंपरागत एवं प्राचीन साधन है तथा झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई कुआं से ही की जाती है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 37% है और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। तो ये दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे CADWM कहते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की
कितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है? तो याद रखना है 2 योजनाएं। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो याद रखिएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। अगला है कि पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई। तो ये परियोजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ण रेखा परियोजना, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ जिला है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना ये ध्यान रखिएगा सिंहभूम जिले में है, ये सही मैदान है। कोनार बराज परियोजना की बात करें तो ये बोकारो एवं हजारीबाग में है, ये भी सही है। उत्तरी कोयल परियोजना ये पलामू में है। और हम बात करें गुमानी जलाशय तो ये साहिबगंज पाकुड़ में है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका होने वाला है। अगला यहाँ देख सकते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम, कोनार बराज परियोजना बोकारो एवं हजारीबाग, उत्तरी कोयल परियोजना पलामू और वहीं गुमानी जलाशय परियोजना साहिबगंज पाकुड़ में स्थित है। फिर सुमेलित करना है। सकरी गदी पंप योजना, सकरी गदी पंप योजना दुमका में है और ये 1978 में, ध्यान रखिएगा 1978 में ये जो है परियोजना लाया गया था। उसके बाद कंजा जलाशय परियोजना, कंजा जलाशय परियोजना साहिबगंज में है और ये भी 1978 में ही लाया गया था। और बटाने जलाशय परियोजना ये पलामू में है और ये 1979 में लाया गया था। कतरी जलाशय परियोजना गुमला में है, ये 1981 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। सकरी गदी पंप योजना दुमका 1978, कंज जलाशय परियोजना साहिबगंज 1978, बटाने जलाशय परियोजना पलामू 1989 और कतरी जलाशय परियोजना गुमला 1981। अब आगे आते हैं वन संसाधन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल है। झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत की बात करें तो 29.76% झारखंड में कुल क्षेत्रफल के 29.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड एक संपन्न राज्य है। झारखंड में भारत के कुल वनों का 3.4% हिस्सा प्राप्त होता है, जबकि पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा 2.42% ही झारखंड में है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है, जिसमें 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है, अर्थात झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 29.76% है। अगला है कि झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह
वैसे वन होते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह वैसे वन होते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है, तो ये दूसरा भी कथन सही है। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, संथाल परगना, दक्षिणी लातेहार के क्षेत्र में इस वनों का विस्तार है, तो ये भी कथन अपना सत्य हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गई है। चौथा देख लेते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, बांस, महुआ के वृक्ष की प्रधानता है। साल के वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है तथा इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो और सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? झारखंड में कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? तो 81.28%। तो सुरक्षित वन वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध के तहत पशु चराने, लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त है, उसे सुरक्षित वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों में अनुमति के बिना सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर सुरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन का 81.28% है। सुरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिला में है। इसके बाद क्रमशः गढ़वा, पलामू एवं रांची जिला का स्थान है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन की बात करें तो ये 0.08 हेक्टेयर है। 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? झारखंड के कुल वनों का 18.58% आरक्षित वन है। वैसे वन जिसमें मनुष्य के पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, उसे आरक्षित वन कहते हैं। झारखंड के कुल 4,387 वर्ग किलोमीटर भूमि पर आरक्षित वनों का विस्तार है, जो झारखंड के कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। पोरहट एवं कोल्हान राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो झारखंड के कुल वनों का ये 0.14% जो है ये अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। वन जो सुरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते, अर्थात अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर भूमि पर इस क्षेत्र के वनों का विस्तार है और 0.14% हिस्सा अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। साहेबगंज राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन का उदाहरण है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम और तीसरे स्थान पर दुमका आते हैं। लातेहार जिले में कितने प्रतिशत वन है? लातेहार जिले में 56.08% वन है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला लातेहार है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। पहला पढ़ लेते हैं। यह वैसे वन होते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। ये भी सही है। और राज्य में इस प्रकार के वनों का विस्तार मुख्यतः गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग एवं संथाल परगना में है। ये भी सही है। और इन वनों के अंतर्गत बांस, नीम, खेर, पीपल, पलाश, कटहल एवं गुलर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये चारों के चारों कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा।
झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन हैं? झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन हैं? तो झारखंड के जामताड़ा जिले में। झारखंड के जामताड़ा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल का 5.65% क्षेत्रफल पर ही वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है कि झारखंड के सेमल वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सेमल वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी लकड़ी हल्की एवं मुलायम एवं सफ़ेद होती है, जिसका उपयोग पैकिंग हेतु पेटियां बनाने में या तख्तियां बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। सेमल की रुई काफ़ी उपयोगी होती है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि झारखंड के वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पादों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सही है। वहीं हम बात करें कि झारखंड से प्राप्त होने वाले लकड़ियाँ वन उत्पाद का रूप हैं, ये भी सही है। जबकि जिन उत्पादों से दूसरे उत्पाद का निर्माण किया जाता है उसे गौण उत्पाद कहते हैं, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। झारखंड के गम्हार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? झारखंड के गम्हार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया है कि गम्हार की लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग फर्नीचर बनाने हेतु किया जाता है, क्योंकि यह चिकनी, मुलायम एवं हल्की होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ भी होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नक्काशी करने हेतु यह लकड़ी सर्वाधिक उपयोगी होती है, ये भी कथन सही है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो पहला बोला गया कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन सही है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो ये भी सही है। लेकिन सदाबहार वन जो है ये वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल हैं। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष साल का वृक्ष है। कौन सा? साल का वृक्ष। तो झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष साल का पेड़ है, और साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। इसकी कठोरता असाधारण होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने हेतु किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सखुआ एवं सरई के नाम से भी जाना जाता है। इसके पुष्प को सरई, फूल एवं बीजों से निष्कासित तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं खाद्य तेल हेतु कुजरी तेल का प्रयोग भी किया जाता है। झारखंड के आम वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के आम वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी लकड़ी सस्ती एवं सुलभ होती है, सही है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की एवं अन्य फर्नीचर बनाने में होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है कि झारखंड के शीशम वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के शीशम वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में मिलते हैं, किंतु इनकी अधिकता उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में है।
तो ये पहला सही है। इसकी लकड़ी अधिक मजबूत, धारीदार तथा चिकनी होती है, जिसके कारण फर्नीचर हेतु यह सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन अपने सही हो जाएंगे। पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्र में ये शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला है कि झारखंड के जामुन वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जामुन वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि जामुन की लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है, सही है। इसके बीजों का दवा बनती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर एवं इमारतों के प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में होता है। तसर अनुसंधान संस्थान नगड़ी में यानी नगड़ी रांची में है और राष्ट्रीय उत्पादन में झारखंड का योगदान 76.4% है। ध्यान रखिएगा। झारखंड के हरे बहेड़ा वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के हरे बहेड़ा वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया है कि हरे का उपयोग दवाई हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है। और बहेड़ा का उपयोग दवाई एवं लकड़ी दोनों के लिए किया जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का झारखंड में 50% उत्पादन होता है। और यह जो है ध्यान रखिएगा कि भारत में राज्यों के क्रम के हिसाब से देखें तो पहले स्थान पर यह लाह का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा अगर भारत के किसी राज्य में लाह का उत्पादन होता है तो वो झारखंड में, कितना? पूरे देश का 50%। लाह अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में है और लाह की 4 किस्में बैसाखी लाह, अगहनी लाह, कतकी लाह और जेठवी लाह है, जिसमें बैसाखी लाह से राज्य की कुल उत्पादन का 82% लाह का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य में रेसिकर, लका या लाह का कीड़ों को पलाश, बेर, कुसुम के वृक्षों में लगाकर उत्पादन किया जाता है। झारखंड के सागौन वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सागौन वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सारंडा, पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु होने के कारण यह वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही है। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और सुंदर होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के कुसुम वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि इसकी लकड़ी का प्रयोग इमारत बनाने तथा कृषि औजारों के निर्माण में होती है, सही है। इसका फल खाया जाता है तथा बीज से तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के महुआ वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के महुआ वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला देख लेते हैं कि यह झारखंड का प्रमुख वृक्ष है जो संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है, सही है। इसके फूल, फल एवं लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। इसके फूल से शराब बनाई जाती है, ये भी सही है। इसके फलों के भीतर के बीज से तेल निकाला जाता है और इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जिसका प्रयोग दरवाजा एवं खंभे में किया जाता है। तो ये भी कथन सत्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही हैं। अगला है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में
मौजूद वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित मिशन झारखंड, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये झारखंड में। राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत भारत में झारखंड राज्य में मौजूद वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई है। झारखंड के करंज एवं पैसार के वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के करंज एवं पैसार के वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि करंज की लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है जिसे तेल प्राप्त किया जाता है, पहला सही है। फिर बोला गया कि पैसार की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, इसकी लकड़ी फर्नीचर निर्माण हेतु साल, गम्हार एवं महुआ की तरह उपयोगी होती है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो पहला है कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ये उद्देश्य है, पहला ही कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। झारखंड के कटहल वृक्ष एवं केंदुपत्ता के वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के कटहल वृक्ष एवं केंदुपत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। तो पहला बोला गया कि कटहल वृक्ष संपूर्ण झारखंड में पाई जाने वाली इमारती लकड़ी है, सही है। केंद्रपत्ता झारखंड के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। झारखंड के बांस वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में बांस का उपयोग यहाँ की जनजातीय खेती, गृहस्थी और घरेलू कार्य के लिए करते हैं, सही है। बांस का व्यापारिक स्तर पर उपयोग घर बनाने में, टेंट हाउस चलाने में तथा कागज उद्योग में होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। झारखंड के राह उत्पादन हेतु उपयुक्त वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के राह उत्पादन हेतु उपयुक्त वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि समुद्र तल से औसत 305 मीटर से ऊंचा भूभाग होना स्थित, समुद्र तल से औसत 350 मीटर से ऊंचा भूभाग स्थित होना, ये सही है। 120 सेंटीग्रेड तक तापमान मिलना, ये भी सही है। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना, ये गलत है। तो केवल पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने झारखंड के वन को कवर किया। अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी सुधार करने की अगर गुंजाइश हो तो उसको भी लिखिए। निश्चित तौर पे आपकी बातों को हम जो है शीघ्रतापूर्वक विचार करेंगे और निश्चित तौर पे सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।